नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो कानूनी तौर पर तो जटिल है, लेकिन लाखों जिंदगियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं तलाक की। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वे बहुत सीधी भाषा में एक बड़ा सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कानून की नजर में एक शादी टूटी भी कब मानी जाती है? सही। मतलब वो कौन सी ठोस वजहें हैं, वो कौन से आधार हैं जिन पर एक पति तलाक के लिए अर्जी दे सकता है? और हमारा मकसद आज यही है। हाँ, हमारा मकसद इन कानूनी दांवपेच को एक आसान बातचीत में समझना है। और ये बातचीत शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी समझती हूँ। बताइए। ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए है, ये किसी भी तरह की कानूनी सलाह नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम एक बहुत बड़ा कानून है और हर केस अपने आप में अलग होता है। मतलब हर केस के तथ्य अलग होते हैं। बिल्कुल। अदालतें सबूतों, परिस्थितियों और दलीलों के आधार पर ही फैसला करती हैं, तो इसे एक जानकारीपूर्ण बातचीत की तरह ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए उस पहले जवाब की ओर बढ़ते हैं जो कानून इस सवाल पर देता है। और पहला जवाब है जब रिश्ते में क्रूरता यानी क्रूअल्टी आ जाए। अब ये शब्द सुनते ही दिमाग में मारपीट या शारीरिक हिंसा की एक तस्वीर आती है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल सही। कानून की दुनिया में क्रूरता सिर्फ शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। अच्छा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि मानसिक क्रूरता वो शारीरिक क्रूरता से कहीं ज्यादा घातक हो सकती है। ज्यादा घातक? जी। कानून कहता है कि कोई भी ऐसा व्यवहार, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, जो इतना गंभीर हो जाए कि दूसरे इंसान के लिए उस रिश्ते में रहना नामुमकिन और असहनीय हो जाए, वो क्रूरता है। ठीक है। शारीरिक क्रूरता तो समझना आसान है, जैसा कि स्रोत में बताया भी गया है, मारपीट करना, धमकी देना। लेकिन ये मानसिक क्रूरता, ये थोड़ी धुंधली सी बात लगती है। इसे अदालत में कैसे देखा या परखा जाता है? इसका तो कोई एक्सरे भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर कानून की बारीकी सामने आती है। अच्छा। देखिए, मानसिक क्रूरता कोई एक घटना नहीं होती। अच्छा। बल्कि ये व्यवहार का एक पैटर्न होता है। हमारे स्रोत में इसके बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पत्नी का पति पर लगातार झूठे और गंभीर आपराधिक केस दर्ज करवाना। ओहो। खासकर ऐसे मामले जिनसे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा या क्या कहते हैं, नौकरी दांव पे लग जाए। ये एक क्लासिक उदाहरण है मानसिक क्रूरता का। यानी कानून ये देखता है कि क्या एक पक्ष दूसरे की जिंदगी को जानबूझकर मुश्किल बना रहा है। बिल्कुल। या फिर पति को उसके परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के सामने बार बार नीचा दिखाना, अपमानित करना, हाँ, उसकी काबिलियत पे सवाल उठाना, उसे अपमानित करना। स्रोत में ससुराल वालों से लगातार झगड़े करवाने का भी जिक्र है, जिससे घर का माहौल इतना जहरीला हो जाए कि मानसिक शांति ही खत्म हो जाए। अदालत ये देखती है कि क्या ये व्यवहार इतना ज्यादा हो गया है कि शादी का जो मूल आधार है, प्यार, सम्मान, साथ, वही नष्ट हो गया है। तो ये रोजमर्रा की छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। तो क्रूरता वो स्थिति है जहां साथ रहना ही मुमकिन ना हो, जहां रोज रोज का व्यवहार ही शादी को धीरे धीरे खत्म कर रहा हो। एकदम सही। लेकिन एक और स्थिति है जो शादी की नींव यानी विश्वास पर ही सीधा हमला करती है, और यहीं पर हमारा दूसरा आधार व्यभिचार या अडल्ट्री आता है। हाँ, और इस पर बात करना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हाल के सालों में इसको लेकर कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल। स्रोत इससे साफ शब्दों में समझाता है। व्यभिचार का मतलब है पत्नी का अपनी मर्जी से पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना। लेकिन कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था, जिसमें अडल्टरी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। जी। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर ये अपराध ही नहीं है तो फिर ये तलाक का आधार कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभासी लगता है। ये कंफ्यूजन बहुत स्वाभाविक है, और इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध यानी क्रिमिनल ऑफेंस मानने से इनकार किया है, नैतिक रूप से गलत मानने से नहीं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, कोर्ट का तर्क ये था कि शादी दो लोगों के बीच का एक निजी मामला है। अगर इसमें कोई बेवफाई करता है तो ये उस रिश्ते का उल्लंघन है, देश के खिलाफ अपराध नहीं। इसलिए इसके लिए किसी को जेल भेजना गलत है। अच्छा, तो मतलब राज्य अब पति पत्नी के बेडरूम में झांककर किसी को अपराधी नहीं बनाएगा। एकदम सही। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये आज भी एक बहुत बड़ा सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग मतलब ये एक ऐसा गलत काम है जो शादी के पवित्र बंधन को तोड़ता है।
इसलिए जिस साथी के साथ धोखा हुआ है उसे उस शादी से बाहर निकलने का पूरा अधिकार है। समझ गया। तो व्यभिचार अब जेल जाने का कारण नहीं, फिर तलाक लेने का एक बहुत मजबूत आधार जरूर है। ये सजा और अधिकार के बीच का फर्क है। और जाहिर है इसे भी अदालत में साबित करना पड़ता होगा, सिर्फ शक के आधार पर तो कुछ नहीं होता होगा। बिल्कुल। यहाँ सबूत का बोझ, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो आरोप लगाने वाले पति पर होता है। और ये मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल हो सकता है। स्रोत में बताया गया है कि इसके लिए सीधे सबूत मिलना तो लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए अदालतें परिस्थितिजन्य सबूतों पर भरोसा करती हैं। जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज, तस्वीरें या किसी गवाह का बयान जिसने दोनों को ऐसी परिस्थितियों में देखा हो जो उनके रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े करते हों। समझ गया। तो व्यभिचार के मामले में सबूत जुटाना एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। लेकिन एक और स्थिति है जहां सबूत से ज्यादा समय और इरादा, ये दो चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। और वो है हमारा तीसरा आधार, त्याग। हाँ, डिजर्शन, यानी छोड़कर चले जाना। हाँ, त्याग का सीधा साधा मतलब है छोड़कर चले जाना, लेकिन कानून इसे इतनी आसानी से नहीं देखता। अच्छा। स्रोत ये साफ करता है कि तलाक का आधार बनने के लिए पत्नी का बिना किसी ठोस वजह के और पति की मर्जी के खिलाफ लगातार कम से कम 2 साल तक अलग रहना जरूरी है। 2 साल, ये समय सीमा थोड़ी लंबी नहीं लगती? 2 साल ही क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कानून ये 2 साल की अवधि इसलिए रखता है ताकि गुस्से में या छोटी मोटी लड़ाई के बाद लिए गए फैसलों के आधार पर शादियां न टूटें। मतलब एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड। बिल्कुल, आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। कानून ये देखना चाहता है कि क्या दोनों के बीच सुलह की सारी गुंजाइश सच में खत्म हो चुकी है। ये 2 साल का लगातार अलगाव ये दिखाता है कि रिश्ता टूटने की कगार पर है। और स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ अलग रहना ही काफी नहीं है, इसे साबित करने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। बिल्कुल, और ये तीनों एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, तथ्यात्मक अलगाव यानी फैक्ट ऑफ सेपरेशन, मतलब दोनों वाकई अलग रह रहे हैं। ठीक है। दूसरी और सबसे जरूरी, त्याग का इरादा या इंटेंशन टू डिजर्ट, मतलब जो छोड़कर गया है उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। और तीसरी, ये अलगाव दूसरे साथी की मर्जी के बिना हुआ हो। इसमें एक और दिलचस्प बात लिखी है, इसमें पति की कोई गलती ना होना। इसका क्या मतलब है? क्या पति को ये साबित करना होगा कि वो एक अच्छा पति था? नहीं, ऐसा नहीं। इसका संबंध कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन के सिद्धांत से है। वो क्या होता है? मान लीजिए कि पति का व्यवहार इतना क्रूर या अपमानजनक है कि पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कानूनी तौर पर पत्नी ने पति को नहीं छोड़ा, बल्कि पति के व्यवहार ने पत्नी को जाने पर मजबूर किया। ऐसे में इसे पत्नी का त्याग नहीं माना जाएगा। अच्छा। इसलिए पति को ये साबित करना होता है कि पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी वाजिब कारण के गई है और उसका वापस आने का कोई इरादा भी नहीं है। ये तो काफी जटिल है, मतलब इरादे को साबित करने की चुनौती बहुत बड़ी है। जी। तो त्याग में 2 साल का लंबा इंतजार है, क्रूरता और व्यभिचार में सबूतों का पहाड़ है। क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जहां रिश्ता कानूनी तौर पर तुरंत खत्म माना जा सकता है, जहां कोई लंबी प्रतीक्षा अवधि नहीं होती? हाँ, और यहीं पर हमारा चौथा और आखिरी आधार आता है, जो है धर्मांतरण यानी कन्वर्जन। धर्मांतरण ये बाकियों की तुलना में काफी सीधा और तथ्यात्मक है। कैसे? स्रोत के मुताबिक अगर पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लेती है तो पति को तुरंत तलाक के लिए अर्जी देने का अधिकार मिल जाता है। तुरंत? हाँ, तुरंत। यहाँ कोई 2 साल का इंतजार नहीं है, ना ही मानसिक स्थिति को साबित करने की कोई जटिलता है। लेकिन इसमें इतनी सख्ती क्यों है? ये तो किसी की व्यक्तिगत आस्था का मामला है। क्या ये आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ नहीं है? ये सवाल भी अपनी जगह वाजिब है, लेकिन कानून इसे आस्था के चश्मे से नहीं देखता। तो फिर किस नजर से देखता है? कानून इसे अपने अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन के चश्मे से देखता है। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हिंदुओं पर लागू होता है। हाँ, ये उन लोगों पर लागू होता है जो हिंदू है। जब शादी हुई थी तब दोनों पक्ष हिंदू थे। अगर उनमें से एक पक्ष हिंदू नहीं रहता तो इस कानून का जो मूल आधार था वही बदल जाता है। अच्छा। इसलिए कानून दूसरे पक्ष को ये अधिकार देता है कि अगर वो चाहे तो इस शादी को खत्म कर सकता है। ये धर्मांतरण पर कोई टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस कानून के लागू होने की शर्त से जुड़ा है। अच्छा, तो ये एक तरह से उस कानूनी अनुबंध से बाहर निकलने का विकल्प है जिसकी शर्तें ही बदल गई हैं। बिल्कुल।
और स्रोत कहता है कि इसमें पत्नी की सहमति की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट आधार है। पति को सिर्फ ये साबित करना होता है कि धर्मांतरण हुआ है। और उसके लिए सबूत? उसके लिए धर्मांतरण का सर्टिफिकेट या दूसरे दस्तावेजी सबूत काफी होते हैं। कमाल है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो कानून की नजर में एक शादी 4 मुख्य स्थितियों में टूटी हुई मानी जा सकती है जहां पति को तलाक का अधिकार मिलता है। पहला, जब रिश्ते में असहनीय क्रूरता हो। दूसरा, जब बेवफाई यानी व्यभिचार से विश्वास टूटा हो। सही। तीसरा, जब साथी बिना वजह 2 साल से ज्यादा के लिए छोड़कर चला गया हो। जी। और चौथा, जब उसने धर्म ही बदल लिया हो। एकदम सही सारांश है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक शब्द है जो बार बार हर आधार के साथ जुड़ा रहा है, और वो शायद सबसे जरूरी है। कौन सा शब्द? वो शब्द है सबूत। सबूत? हाँ, हमारे स्रोत भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था आरोपों पर नहीं, सबूतों पर चलती है। सिर्फ कह देना कि मेरे साथ क्रूरता हुई या मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, ये काफी नहीं है। आपको हर बात को अदालत में मान्य सबूतों के साथ साबित करना पड़ता है। हाँ, और ये बात थोड़ी डरावनी भी लगती है। मतलब अगर कोई कानून की ये अलग भाषा और सबूतों की जरूरत को नहीं समझता तो वो शायद अपने अधिकारों का इस्तेमाल ही ना कर पाए। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं, और इसीलिए स्रोत में दी गई आखिरी सलाह इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। और वो क्या है? कोई भी कानूनी कदम उठाने से पहले, अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले एक अनुभवी पारिवारिक वकील से सलाह लेना अनिवार्य है। एक एक्सपीरियंस्ड फैमिली लॉयर? जी, वही आपकी स्थिति का सही आकलन कर सकता है, बता सकता है कि आपके पास मजबूत केस है या नहीं, किस तरह के सबूत लगेंगे और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। मतलब बिना पेशेवर सलाह के इस रास्ते पर आगे बढ़ना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। बहुत ज्यादा। इन कानूनी बारीकियों को इतनी साफ और सरल भाषा में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई बहुत जानकारीपूर्ण था। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज हमने उन आधारों की बात की जो हिंदू विवाह अधिनियम एक पति को देता है, लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है ना? बिल्कुल होता है। तो सवाल ये है कि इसी कानून के तहत एक पत्नी को तलाक के लिए कौन कौन से आधार मिलते हैं? क्या वो भी यही 4 हैं या उसकी लिस्ट अलग है और उसमें कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो सिर्फ उसे ही दिए गए हैं? ये जानना भी उतना ही दिलचस्प होगा।